केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम इसका आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाएंगे जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल पे हम पिछले पीरियड में डिस्कस कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में दो किस्म के कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड कहा जाता है। स्टूडेंट सुनिए, पीरियोडिक टेबल के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो व्यूज हैं। एक तो ये कि हम आपको पीरियोडिक टेबल की बेसिक कंस्ट्रक्शन बताएं कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनमें एलिमेंट्स को किस तरह से रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर की बेस पर किस तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजाया गया है। मगर पीरियोडिक टेबल का एक सेकंड एस्पेक्ट ये है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए और इसी तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं और क्या इरेगुलरिटीज होती हैं, ये दूसरा एस्पेक्ट है पीरियोडिक टेबल का। आज के इस पीरियड में हम आपको यही बात पढ़ाने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आते हुए यानी कि ग्रुप में और लेफ्ट से राइट जाते हुए यानी कि पीरियड में एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पे क्या इफेक्ट आता है और विद रीजन के साथ। मसलन पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हों तो इसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हों तो हम इसे कहते हैं पीरियड ट्रेंड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिनके रेगुलर और इरेगुलर ट्रेंड पर डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है एटॉमिक साइज, दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जरा सुन लीजिए, ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल में और उनके ट्रेंड पर डिस्कस करना है टॉप से बॉटम। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह का क्या रेगुलर ट्रेंड है और विद रीजन के साथ हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। और एक और जो पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब हुआ इसका, अभी वक्त के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई कहते हैं किसके। स्टूडेंट सुनिएगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर शेल तक का जो ये डिस्टेंस होता है, यूजुअली हम इसको एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एक पर जरा गौर कीजिएगा, टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होता है। ग्रुप 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, तमाम ग्रुप्स में देखिएगा टॉप से बॉटम जाते हुए एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होता है। हाँ, अलबत्ता ये जो ग्रुप 3 है इसके अंदर एटॉमिक रेडियाई में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, तो हमें 2 डिस्कस करने हैं। एक बात तो ये डिस्कस करना है कि टॉप से बॉटम जाते हुए किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हुए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों होता है, यही रीजन हमें डिस्कस करना है। और दूसरी बात जो हमको देखनी है वो ये कि ग्रुप 3 में इरेगुलरिटी क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। आइए जरा मुतवज्जे हो, मैंने इस पिक्चर में ये दिखाया है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1A है, टॉप से बॉटम आप देखिएगा एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। ग्रुप 2 में देखिएगा टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी ग्रुप में देखिए, ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई छोटा है, उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। मुतवज्जे हो स्टूडेंट, मैंने ग्रुप 1 के ये एलिमेंट दिखाए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और देखिए इनका एटॉमिक रेडियाई मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। मैंने ये एटॉमिक रेडियाई
pm में, यानी p को मीटर में वैल्यू लिखी हुई। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को देखिएगा, एटॉमिक रेडियाई टॉप से बॉटम रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ग्रुप 3 के एलिमेंट, ग्रुप 4 के एलिमेंट, ग्रुप 5 के एलिमेंट, ग्रुप 6 के एलिमेंट, किसी भी ग्रुप को देखें तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू रेगुलरली टॉप से बॉटम इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही है, सिवाय इसके कि ग्रुप 3 में थोड़ी सी इरेगुलरिटी हमें नजर आती है। अब क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक रेडियाई टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए रेगुलरली इंक्रीज क्यों हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियाई में रेगुलरली इंक्रीज होने का क्या वजह क्या है? स्टूडेंट, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 शेल आ रहे हैं इस एटम में, इसमें 2 शेल आ रहे हैं। तो अगर टॉप से बॉटम जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो सोचने की बात है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हो तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, और अगर न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा तो यकीनन एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ता जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियाई के मुताल्लिक हम ये बात कर रहे थे कि टॉप से बॉटम जाते हुए इंक्रीज क्यों होता है। अभी आपको मैंने इसका रीजन ये बताया कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी वैलेंस शेल इंक्रीज होता जाता है। मसलन ये एक रीजन आ सकता है इम्तिहान में। अभी मैं कह रहा था कि एक सवाल में रीजंस आते हैं, 4 रीजंस, और उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1 है या किसी भी ग्रुप के मुताल्लिक। तो एटॉमिक रेडियाई टॉप से बॉटम इंक्रीज होने का रीजन क्या बताएंगे आप? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मगर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप 1A में तो चलो मान लेते हैं एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रुप 4 में, 5 में, 6 में, 7 में सेम रीजन है। मगर ग्रुप 3A में एटॉमिक साइज की हमें इरेगुलरिटी नजर आती है। मसलन गौर से देखिएगा, बोरॉन का एटॉमिक रेडियाई 85 pm है, एल्युमिनियम का 143 है। यकीनन ये बढ़ रहा है। बोरॉन से एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, ये तो सही हो गया। अब हम गैलियम की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई कम हो गया, ये इरेगुलरिटी है इससे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इंडियम का एटॉमिक रेडियाई देखें तो 167 है और थैलियम का 158 है, ये कम हो रहा है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि एटॉमिक रेडियाई में, ये सिर्फ ग्रुप 3 ही में एटॉमिक रेडियाई में इरेगुलरिटी क्यों है? बाकी तमाम ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप 3 में ये मसला क्यों है? तो अब आइए इस बात को कि ये इरेगुलरिटी एटॉमिक रेडियाई में क्यों है इसको डिस्कस कर। नोट कीजिएगा कि न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है आउटर शेल। ये आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ये मैंने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन दिखाई है। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कर रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसे कहते हैं? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर से अट्रैक्शन को कहते हैं। मगर फॉर योर इंफॉर्मेशन एक बात और समझने की है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनसे ये रिपेल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन कर रहा है। तो दो एक ही वक्त में दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो ये कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, ये प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी ये कि न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान अंदर जो शेल मौजूद हैं उनके इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट हो रहा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंटरनल शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल्जन कर रहे हैं, इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। तो आप जरा समझिएगा कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। जवाब ये है कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो अंदर शेल है, अंदर जो शेल है, और आउटर शेल से जो पीछे अंदर शेल है, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं। इनके इस रिपेल्सिव इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एक ही वक्त में आउटर शेल के बेचारे मजलूम इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में
दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं। हिम्मत की बात है इनकी। एक तो ये कि न्यूक्लियस इन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है, एक तो ये कि अंदर के जो शहद के इलेक्ट्रॉन है वो इन्हें बाहर की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन और दूसरी फोर्स क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखना यह है कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। सोचने की बात है, अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्जन करेंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल्स द हायर द शील्डिंग इफेक्ट। जितने ज्यादा न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान अंदर जितने ज्यादा शेल हैं उनमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कितना पुश कर रहे हैं, कितना धक्का दे रहे हैं। तो एक क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स जो कि अंदर वाले शेल की है, एक क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रहा है। अब इसमें से अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। भाई सुनिए, टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा, यानी कि अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा जोर से धक्का दे रहे होंगे, इसीलिए साइज बड़ा हो रहा है। यानी सिर्फ कोई आसान लफ्जों में हमसे पूछे कि बताओ भाई टॉप से बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, इसका जवाब तो हम यूं कह देंगे कि भाई नंबर ऑफ शेल बढ़े। मजलूमाना और मासूमाना जवाब होगा कि टॉप से बॉटम जाते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। इनफ लो लेवल की जवाब। लेकिन कोई बहुत ही अच्छी सी अप्रोच में कहे तो आप कहेंगे भाई शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी अंदर के जो शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहे हैं। इस धक्का देने की वजह से बेचारे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं और इसी को तो हम कहते हैं साइज। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज। अब क्या हुआ भाई सुन लो, कोई आपसे कहता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है, आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं इसलिए इंक्रीज होता है। ओके चलेगा। कोई आप और भी अच्छा जवाब दे, आप तो कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट उनके न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा जोर से धक्का दे रहे होते हैं, इसलिए इनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। स्टूडेंट यहां हम आपको एक और बात बताएंगे, ये अभी और जरा गौर से सुनिएगा। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल कर रहे हैं। ये देखिए अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहे हैं। देखिए जो फर्स्ट शेल है इसमें s ऑर्बिटल होता है और ये जो सेकंड शेल है इसमें s और p ऑर्बिटल होते हैं और थर्ड शेल है उसमें sp d ऑर्बिटल होते हैं। आपको बताऊं s ऑर्बिटल का धक्का ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बनिस्बत p के, बनिस्बत d के। जरा इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात को आपको ये बताता हूं कि s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल में सामने से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो s ऑर्बिटल उसे हर तरफ से रिपेल कर सकता है। s ऑर्बिटल की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, यानी कि s ऑर्बिटल के करीब भी कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो जोर से धक्का देगा उसको दूसरी जानिब। ये तो मैंने आपको अभी बताया s ऑर्बिटल के मुताल्लिक। इसी तरह से अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो p ऑर्बिटल डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी, यानी कि p ऑर्बिटल के सामने इलेक्ट्रॉन आए, इधर इलेक्ट्रॉन आए तो उसका धक्का इतना इंप्रेसिव नहीं होगा, इधर आए तो डिफरेंट होगा, इधर आए तो डिफरेंट होगा, यानी कि p ऑर्बिटल का रिपल्जन s ऑर्बिटल से कम होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, अभी हम शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे थे ना, तो p ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की सलाहियत p ऑर्बिटल में कम है और बनिस्बत अगर हम देखें तो d की तो बेचारे की और भी कम होगी। सोचो जरा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इसके सामने आ जाए, यहां कौन सा रिपल्जन हो रहा है तो जगह ही नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन आया तो रिपल्जन हो रहा होगा। d ऑर्बिटल तो डबल डम्बेल शेप का होता है ना, इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है और f ऑर्बिटल की तो बात ही ना करें, इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मुख्तसर कर लेते हैं कहीं आप बोर ना हो जाएं। मुख्तसर बात यह है कि न्यूक्लियस के बाहर ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बाहर ये है इंटरनल इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये बात कर रहा था आपसे कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन
वो इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में है का रिपल्जन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। यानी मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट कि s का शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा p से और d से। अब आप सुनिएगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आ रहे हो तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, इसलिए अंदर वाले ऑर्बिटल्स में d सब शेल और f सब शेल भी आ जाएंगे और उनका रिपल्जन कम होगा। अब वही रीजन कि क्वेश्चन था कि इरेगुलरिटी क्यों हुई है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम एल्युमिनियम से कंपैरिजन करवाएं गैलियम का, तो गैलियम में d ऑर्बिटल आ जाता है और d ऑर्बिटल के आने से उसका रिपल्जन कम हो जाता है। तो ओवरऑल रिपल्जन कम होने से यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम होने से ओवरऑल शील्डिंग इफेक्ट पे फर्क पड़ता है। जब ओवरऑल फर्क पड़ेगा तो आउटर शेल श्रिंक्ड हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम बात करें कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हों, तो अगर हम दो एलिमेंट्स पे कंपेयर करवाएं इंडियम में और थैलियम में, तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो थैलियम के अंदर f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और f ऑर्बिटल का रिपल्जन कम होता है, उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के लिए। लिहाजा इसका भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है बनिस्बत शील्डिंग इफेक्ट। तो ओवरऑल f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसलिए एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। तो हम इसको एक दफा फिर से बोल लेते हैं कि देखो, एक तो ये हो रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहलाती है या न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और दूसरी बात ये कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, इसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसका फार्मूला क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन माइनस शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि कितना न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और कितना उसका रिपल्जन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो रहा है, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बुनियाद पर एटॉमिक साइज वगैरह को कंपेयर करवाते हैं। तो इस तरह हमने एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कर लिया। एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये हमारा टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएं तो इसे कहते हैं ग्रुप ट्रेंड और लेफ्ट से राइट जाएं तो इसे कहते हैं पीरियड ट्रेंड। और ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनको हमें ये डिस्कस करना है कि टॉप से बॉटम जाते हुए इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या इरेगुलरिटी होती है विद रीजन। फॉर्चुनेटली पीरियड ट्रेंड आपके पास नहीं है, ये फेडरल की बुक में है और आपको सिर्फ ग्रुप ट्रेंड स्टडी करना है। तो आइए अब हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड क्या है। तो हम आपसे बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है। स्टूडेंट जरा सुनिएगा, लेट सपोज ये एक एटम है और इसका ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर निकाल दें। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकालने के लिए इस पर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकालने के लिए लगाई जाए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी गैसियस एटम के आउटर शेल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उस पर जो एनर्जी लगाई जाएगी उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा यहां देखिएगा, मैंने 2 एटम बनाए। इस एटम में देखिएगा न्यूक्लियस के बाद ये येलो फर्स्ट शेल है, ग्रीन सेकंड शेल है, पर्पल थर्ड शेल है, रेड फोर्थ शेल है और फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कर रहा है। इसी तरह से इस वाले एटम को देखिए, ये छोटा एटम है, इसमें सिर्फ 2 शेल हैं और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रही है। आप बताइए क्या ख्याल है आपका, इन दोनों में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी? यकीनन इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। वजह क्या है, अंदर 3 शेल आ रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन हैं या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपल्जन कर रहे होंगे और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा।
यानी कि नंबर ऑफ शेल अगर ज्यादा हो तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, अंदर के इलेक्ट्रॉनों की वैलेंस के इलेक्ट्रॉनों से रिपल्जन ज्यादा होगी। ऐसी सूरत में आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है। इसके बरक्स अगर अब यहाँ देखें तो अंदर सिर्फ 2 ही शेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूक्लियस करीब है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी बनिस्बत रिपल्जन कम हो रही है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं होगा। एंड इट नीड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और इसके लिए निस्बतन लेस आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्या नतीजा निकला? द बिगर द साइज ऑफ एटम द लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। मसलन आप जरा यहाँ देखिएगा, टॉप से बॉटम जाए तो क्या दिखाया मैंने? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर टॉप से बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? जरा बताइए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यकीनन डिक्रीज होगी। जब साइज टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का निकलना आसान होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें डिक्रीज होती जाएगी। तो देखें, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन है, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? क्या जवाब देंगे? एक तो ये कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। सवाल 1 नंबर का रीजन अगर आता है तो उसमें 1-2 मेन पॉइंट अगर लिख दें आपको नंबर मिल जाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और क्या कहेंगे? न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन कम हो रही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकलना, इजेक्ट आउट होना आसान होता जा रहा है। और थोड़ी सी भी एनर्जी लगा दें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें से आउट हो जाएगा। मसलन जरा ग्रुप 1A को देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मगर इनका टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता जाएगा। क्या जवाब देंगे कि भाई टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है? आप कहेंगे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो रही है। थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो अटेम्प्ट हो सकता है। आइए अब फिर से देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। मुतवज्जे हों, तमाम ग्रुप में अगर हम देखें तो टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है। बस फिर वही प्रॉब्लम कि ग्रुप 3 में ये इर्रेगुलर ट्रेंड है। ग्रुप 3 में आयोनाइजेशन एनर्जी का इर्रेगुलर ट्रेंड है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एक दफा फिर से देख लें, ग्रुप 3 में एल्युमिनियम के मुकाबले में गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी और इसी तरह से इंडियम के मुकाबले में थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें वेरिएशन नजर आ रहा है। इसको इस तरह से देख लेते हैं कि बोरॉन से एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ऐसा ही होना चाहिए था ना, डाउनवर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, तो कम हो रही है। और गैलियम, एल्युमिनियम से गैलियम में देखें तो 577 से इसको 560 होना चाहिए था, मगर ये 580 हो रही है। ये इर्रेगुलरिटी आई है इस जगह पे। किस किस के दरमियान? एल्युमिनियम और गैलियम के दरमियान। इसी तरह से अब देखिएगा, इंडियम की 560 है तो थैलियम की कितनी होनी चाहिए थी? 550, मगर ये तो 590 हो रही है। यानी कि दूसरा इर्रेगुलरिटी ये आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी में। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। फिर यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाई जाने वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब देखें, साइज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की तादाद अंदर बढ़ती जा रही है और अगर अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों की उनसे रिपल्जन बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये s ऑर्बिटल है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है। और ये p ऑर्बिटल है, इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल है, इसलिए रिपल्सिव इफेक्ट कम हो जाएगा। d ऑर्बिटल का तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। रिपल्सिव इफेक्ट अगर कम होगा और तो साइज भी छोटा हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ हो रहा क्या है? देखिए, एल्युमिनियम के मुकाबले में गैलियम में d ऑर्बिटल आ रहा है। जब d ऑर्बिटल आएगा तो d इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन कम होगी।
अब जब डी ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन कम होगी तो ऐसी सूरत के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा स्ट्रांगली खींचने लगेगा। इससे क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी तो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 577 से 580 हो गई। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट इंडियम और थैलियम के केस में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3A की इरेगुलर क्या है, सेम वही आप जवाब लिख देंगे कि भाई शील्डिंग इफेक्ट इसका क्या हो रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह हमने 5 में से 2 प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर। थैंक यू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। आपको पिछले पीरियड में अगर याद होगा तो हम 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन एनर्जी। लिहाजा आज का ये लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर बेस करता है और हम इसमें ये पढ़ाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आते हुए किसी भी ग्रुप में इनका ट्रेंड क्या है, क्या ये प्रॉपर्टीज रेगुलरली इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं और क्यों, और अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। तो आपने छोटी क्लासों में कोवेलेंट बॉन्ड के मुतालिक तो पढ़ा ही होगा कि 2 एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। मसलन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। किसी एटम की वो टेंडेंसी जिसके तहत वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचने के लिए लगाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जाहिरी बात है कि अगर एटम का साइज छोटा होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा और इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि द स्मॉलर द साइज ऑफ एटम द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि द बिगर द साइज ऑफ एटम द स्मॉलर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज पर बेसिकली डिपेंड कर रही है। इस पिक्चर से तो यही नजर आता है। तो चले आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट सुनिए, पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर करें तो हम पढ़ भी चुके हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के रेसिप्रोकल हमें नजर आती है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो फिर अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हो तो वहां टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा हो। एटॉमिक रेडियाई अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो यकीनन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो एक रीजन बन सकता है कि व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जवाब क्या है? यही बात कि टॉप से बॉटम अगर आप आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट हम पिछले पीरियड में डिटेल में बता भी चुके हैं क्या होता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रीजन इम्तिहान में आ सकता है। तो इसका जवाब ये लिखा जाएगा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बड़ा होता है, न्यूक्लियस की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होती जाती है। अब हम जरा पूरे पीरियोडिक टेबल का सर्वे कर लेते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में तमाम ग्रुप को देखिएगा, टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम जा रहे हों तो क्या नजर आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हमें क्या नजर आ रहा है? डिक्रीज हो रही है। क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा होता है। तो जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। मगर फिर वही बात ग्रुप 3 में प्रॉब्लम है।
एक्चुअली पीरियोडिक टेबल का ये ग्रुप प्रॉब्लम चाइल्ड है। हर घर में एक आध बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, कहीं आप तो ऐसे नहीं है, यकीनन नहीं है। अलबत्ता पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 में हमें हमेशा इरेगुलरिटी से वास्ता पड़ता है, जबकि बाकी ग्रुप में तो रेगुलरिटी नजर आ रही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रेगुलर डिक्रीज हो रही है, और ग्रुप 3 में फिर वही बात समझ में आ रही है। तो फिर इसका डिस्कशन हम एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे। एक दफा देख लेते हैं, हेलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी और एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आता है। और मैंने पिछले पीरियड में बताया था कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है एज कंपेयर टू एस और पी ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल का भी शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इस कम शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक रेडियाई छोटा हो जाता है। जब एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होने लगेंगे, तो ओवरऑल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की एसोसिएशन से अलग करना मुश्किल होगा। यानी कि टॉप टू बॉटम वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मगर ग्रुप 3 में देखिए एल्युमिनियम के बाद खेल में स्टडी करते हैं, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, एल्युमिनियम की 1.5 है, कम हो रही है, बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम ही होना चाहिए। अब अगर हम गौर करें एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ, तो एल्युमिनियम से अगर हम गैलियम की तरफ देख रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम होना चाहिए था, मगर ये इंक्रीज हो रही है। क्या वजह है इसकी? डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्सिव इफेक्ट कम होता है बनिस्बत एस और पी ऑर्बिटल के। जहां डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। फिर इसी तरह से एक और पेयर को देखिएगा कि इंडियम के मुकाबले में थैलियम की कम होनी चाहिए थी, ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, यानी कि एफ ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है और शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो अब एक रीजन की बात कर लेते हैं, जरा मुतवज्जो लिखा, व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 हैव इर्रेगुलर ट्रेंड। सेम मैंने वही जवाब लिखा है, आखिर में यहाँ लिख दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हमारे पास एक और टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग। जरा इसका ट्रेंड तो देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, ये सबसे डिफरेंट हमें नजर आ रहा है। देखिए ग्रुप 1A में क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट ग्रुप 2, 3, 4 और 5 में जो 4 ग्रुप हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इर्रेगुलर ट्रेंड के अंदर है। और उसके बाद देखिएगा ग्रुप 7, 8 और 6, 7 और 8 में उल्टा हो रहा है, यानी कि बजाय डिक्रीज होने के ये इंक्रीज हो रहा है। हमें इस पे डिस्कस करना होगा। वैसे आपको बताएं कि ग्रुप 2 में, 3 में, 4 में और 5 में जो इर्रेगुलर ट्रेंड है, इसको हमें खास नोटिस नहीं लेना, अलबत्ता हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि ग्रुप 1 में डिक्रीज क्यों हो रहा है और इन तीनों ग्रुप में इंक्रीज क्यों हो रहा है। इस पे जरा सा एक बात हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि सॉलिड के जो एटम होते हैं ना, के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। ये कौन से सॉलिड में है ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? उन सॉलिड में जिनका बिगर साइज होता है। ऐसे सॉलिड जिनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेस फर्मली बॉन्डेड होते हैं, उनकी वीक एसोसिएशन होती है न्यूक्लियस से, उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलकर बाहर आ जाते हैं, और क्रिस्टल लैटिस की जो दरमियानी जगह है उसमें ये फ्लो कर रहे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। प्लीज इस बात को आप समझिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस दरमियानी जगह में फ्लो कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को जो मेटल एटम की दरमियानी जगहों में घूम रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, अलबत्ता ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से एसोसिएट होते हैं। तो फिर एक गौर से एक सेंटेंस सुनिएगा, किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी आयनिक सॉलिड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल लैटिस के साथ एसोसिएट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड जिस सब्सटेंस में होता है उसे हम कहते हैं मेटल। तो व्हाट इज ए मेटालिक बॉन्ड? द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन ऑफ ए सॉलिड एंड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से निकलकर बाहर आ गए थे और इन दरमियानी जगहों में घूम रहे थे, ये अपने एटमों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, बॉन्डेड होते हैं। इस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड एक टोटल डिफरेंट किस्म का बॉन्ड होता है। ये ना आयनिक बॉन्ड है, ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड में एसोसिएशन
यानी कि बॉन्डिंग होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉनों की, जो मेटल के कैटाइन की दरमियानी जगहों में फ्लो कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज छोटा हो, उसके न्यूक्लियस के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्मली बॉन्डेड होते हैं और मजाल नहीं है इन इलेक्ट्रॉनों की कि ये अपने सेंटर को छोड़ दें या एटम को छोड़ दें, वो एटम के आउटर मोस्ट शेल में ही मौजूद रहेंगे। यानी जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी आसानी के साथ ये एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर इन फ्री स्पेस में चले जाते हैं और मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो जिनका बहुत ही छोटा साइज हो, जिन सॉलिड का बहुत ही छोटा साइज हो, उनके मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट रहते हैं और उनमें मेटालिक बॉन्ड नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट वाले हिस्से को देखें, यानी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, इनके एटम का साइज बड़ा होता है, लिहाजा इनमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और इनमें मेटालिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है। जबकि अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ चले जाएं, एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे चले जाएं, तो वहां एटम छोटे होते हैं, वहां नॉन मेटल ज्यादातर पाए जाते हैं। मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें ये मेटालिक बॉन्ड होता है। स्टूडेंट सुनिए, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उनका वैसे ही साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1 के एलिमेंट में और इवन ग्रुप 2 के एलिमेंट में भी ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए एटॉमिक साइज बड़ा होता है। अव्वल तो ग्रुप 1 के एलिमेंट का वैसे ही एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट में मेटालिक बॉन्ड होता है, लेकिन इनका टॉप से बॉटम और इंक्रीज होता है कि इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो अब सोचने की बात यह है कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज इनका हो रहा होगा, ये देखिएगा एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी। अब इसी तरह से हम इस वाले एटम की बात कर लेते हैं। देखिए इसका साइज इतना बड़ा है और इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो फिर सुनिएगा, न्यूक्लियस की फ्री इलेक्ट्रॉन से एसोसिएशन बहुत वीक होगी। आप बताइए खुद कि मेटालिक बॉन्ड इसके अंदर वीक होगा और इसमें निस्बतन स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ अगर जा रहे हो तो मेटालिक बॉन्ड बिकम वीकर होता जाएगा क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। और मेटालिक बॉन्ड अगर वीक होगा तो एटमों के दरमियान जो एसोसिएशन है वो कम होती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 1 का टॉप से बॉटम की तरफ जाते रेगुलरली डिक्रीज होता है। एक रीजन आ सकता है कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 है डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप। हमारे पास का बस यही एक बेहतरीन आंसर है कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए क्या देख रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड इसका डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि वीक होता जा रहा है मेटालिक बॉन्ड टॉप से बॉटम की। मेटालिक बॉन्ड अगर वीक होगा तो यकीनन मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक क्या हुआ भाई, मेटालिक बॉन्ड से है बराह रास्त। आगे बढ़ते हैं, मैंने पूरा रिव्यू दिखा दिया आपको, वहां से देखिए ग्रुप 1A का मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। कोई आपसे पूछे व्हाई मेटालिक पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 में डिक्रीज है, तो आप कहेंगे मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाता है। साइज के बड़ा होने के साथ साथ मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाता है। आइए अब ग्रुप 6 को डिस्कस करते हैं। क्या नजर आ रहा है, बल्कि पहले ग्रुप 7 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ग्रुप 6 पे आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है ग्रुप 7 में, इंक्रीज होता है। वाई, क्यों इंक्रीज होता है? तो जरा क्यों ना हम पहले ग्रुप 7 के एलिमेंट को देख लें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। आप गौर कीजिएगा, ग्रुप 1 में तो टॉप से बॉटम तक सारे सॉलिड थे, लेकिन ग्रुप 7 में फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड, एस्टाटीन इज अ सॉलिड। ये फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है कि आप जानते हैं कि गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अरे गैस तो गैस है, पार्टिकल वैसे ही अलग अलग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यकीनन कम होगा। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट गैस से ज्यादा होता है, अंडरस्टूड बात है, उसके पार्टिकल करीब करीब होते हैं। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा होगा क्योंकि उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। तो आप सुनिएगा, ग्रुप 8 में ग्रुप 1 के मुकाबले में उल्टा रिवर्स अमल हो रहा है। यानी क्या कि ग्रुप 1 में तो टॉप से बॉटम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज, लेकिन ग्रुप 7 में क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका जवाब हम क्या देंगे, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, फ्रॉम गैस टू सॉलिड, गैस से सॉलिड, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो इसकी बुनियाद पे हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो गया, ग्रुप 7 का क्या होगा, इंक्रीज होगा। आइए दोबारा से देख इसी ट्रेंड को। तो हमने ग्रुप 7 का तो डिस्कस कर लिया, अब हम ग्रुप 6 का डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 6 में क्या देख रहे हैं, टॉप से बॉटम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है।
टॉप से बॉटम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 6 का इंक्रीज हो रहा है। क्या वजह है, आइए फिजिकल स्टेट देख लेते। ऑक्सीजन तो गैस है, सल्फर तो सॉलिड है, सेलेरियम, टेलेरियम और पोलोनियम ये सॉलिड्स हैं। अब आप सुनिए, पहला मेंबर गैस है और बाकी सॉलिड है। सल्फर सॉलिड तो है मगर सॉफ्ट सॉलिड है, और सेलेरियम और टेलेरियम ये हार्ड सॉलिड्स हैं। तो हम यह क्या जवाब देंगे कि फिजिकल स्टेट डेंसर हो रही है। ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई लिक्विड नहीं है तो मैंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को चेंज किया है, लिखा है कि फिजिकल स्टेट बिकम डेंसर। डेंसर का मतलब हार्ड होती जा रही है। सॉलिड है मगर सॉफ्ट सॉलिड है, सॉलिड है मगर हार्ड सॉलिड है। तो ये ग्रुप 6 का जवाब हम दे सकते हैं। एक दफा फिर देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं ग्रुप 8 को। क्या नजर आ रहा है, ग्रुप 8 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखते हैं इसकी क्या वजह है। ग्रुप 8 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों हो रहा है। देखिए ग्रुप 8 के ये एलिमेंट्स हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये तमाम गैसें हैं, और गैस ही नहीं है बल्कि मोनो एटॉमिक गैसें हैं। ग्रुप 8 के मुतालिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक फर्स्ट ईयर का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। गैसों के पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं। इस अट्रैक्शन को वंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये तमाम नॉन पोलर गैसेस हैं। तो गैस का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जो अट्रैक्शन कर रहा होगा उसे हम यूजुअली लंडन फोर्सेस कहते हैं। ये लंडन फोर्सेस क्या होती हैं जो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान अमल कर रही होती। लंडन फोर्सेस के मुतालिक एक जुमला बोलेंगे हम और फिर टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। सुनिए, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें कोई पोलैरिटी तो होती नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पर और पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर हो जाता है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है और उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पर और पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर हो जाता है, और फिर उसके बाद एक गैस के पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करते। इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन फोर्स एक डिटेल टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। लंडन फोर्सेस की बात मैं आपसे कर रहा था। दो गैसों के पार्टिकल के दरमियान, फॉर एग्जांपल नोबल गैसों के पार्टिकल के दरमियान खास तौर पे ये फोर्सेस हम देखने को हमें मिलती हैं, और एक एटम के तमाम इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करते हैं। और लंडन फोर्सेस का डिपेंड किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। सुनो भाई, एक और एटम की मैं बात कर रहा हूं, आप जरा देखिएगा। इस एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर बहुत सारे हों तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन भी कम होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। और इसे कहते हैं लंडन फोर्स। यानी कि लंडन फोर्स का डिपेंड किस पे होता है, इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन पे होता है। अब ये बताएं, टॉप से बॉटम आ रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। यानी नियॉन से रेडियम की तरफ जाते हुए क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती है। वंडर वॉल फोर्सेस टॉप से बॉटम स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और इसीलिए इनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। चलें जी, अब एक बात कर लेते हैं हम आपसे। ये बताएं, पूरा टेबल मैंने बना दिया, रिव्यू कर लेते हैं। ग्रुप 1 का डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। क्या वजह है, मेटालिक बॉन्डिंग वीकर होती है। इर्रेगुलर, ये हमें पढ़ना ही नहीं है, इतना लंबा कट लगा दिया। ग्रुप 6A और 7 का इंक्रीज होता है, उसका रीजन कुछ और है कि फिजिकल स्टेट डेंसर होती है। ग्रुप 8 का इंक्रीज होता है और उसका रीजन कुछ और है कि वंडरवॉल फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। नहीं समझ में आया, एक दफा फिर समझ बताइए ताकि हम सेटिस्फाई हो जाए। ग्रुप 1A का डिक्रीज क्यों होता है, क्या जवाब देंगे, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। ग्रुप 6 का इंक्रीज क्यों होता है, क्या जवाब देंगे, फिजिकल स्टेट डेंसर होती है। ग्रुप 7 का इंक्रीज होती है, क्या जवाब देंगे, फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ जा रही होती है। ग्रुप 8 का इंक्रीज होता है, क्या जवाब देंगे कि लंडन फोर्सेस यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाती है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, ये मैंने वही एक सॉलिड का मेटल का क्रिस्टल बनाया, उसमें एटम दिखाए हैं और ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रही होती है। मगर क्योंकि इन एटमों का, बच्चों सुनो, इन एटमों का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकलकर दरमियानी जगहों में आ जाते हैं। अभी भी तो पढ़ा रहे थे आपको हम, और इन्हें हम डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन या इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मेटल के एटम कैटाइन बन जाते हैं
ऐसी सूरत के अंदर मेटल के एटम कैटाइन बन जाते हैं और उनके दरमियान ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ऐसे सॉलिड में जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों, ये डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों, ऐसे में अगर हम इनमें बाहर से मजीद और इलेक्ट्रॉन एंटर कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन हम एंटर कर रहे हैं ना वो इनकी जगह आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे निकल जाएंगे। इसे क्या कहेंगे हम? फ्लो ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जब हम बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं वो इनकी जगह ले रहे हैं, इसे कंडक्टिविटी कहते हैं। तो क्या समझे, करंट किन में से गुजरता है? ऐसे सॉलिड में से करंट गुजरता है जिनमें डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन हो। और डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन किन में होते हैं? ऐसे में जिनका एटॉमिक साइज बड़ा हो। और जिनका एटॉमिक साइज बड़ा हो वो कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में? एक्सट्रीम लेफ्ट पर होते हैं या बॉटम पर होते हैं। तो इन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं। तो भाई बात ये हो रही है कि ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप से बॉटम जा रहे हो तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है। मुसलसल यही बात बोले जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज छोटा होता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग उसी लिहाज से वीक होती जाएगी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इस पीरियोडिक टेबल में बेहतरीन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से एलिमेंट है? तो जवाब क्या देंगे? ये इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। देखो ये मैंने चीज बनाई है। इसका मतलब जितना इस तरफ जाएंगे उतना अच्छा कंडक्टर मिलेगा और इस तरफ से उतना खराब कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़े साइज वाले लोग रहते हैं और टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टूडेंट इन बातों पे डिपेंड करती है। आइए जरा देखते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। पहली बात, ये सब बिगर साइज वाले हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर है। कोई आपसे पूछे सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन है तो हम कहेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज बड़े होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ भी रही होती है। आइए ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी बड़े होते हैं। इवन के ग्रुप 1 से इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, मगर ओवरऑल ग्रुप 2 के एलिमेंट भी गुड कंडक्टर हैं और उनकी कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरह से ग्रुप 3 की बात करते हैं। ग्रुप 3 में बोरॉन एक मॉडरेट कंडक्टर है। एल्युमिनियम से लेके नीचे तक सारे गुड कंडक्टर है। फिर बात करेंगे हम ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में कार्बन तो कंडक्टर ही नहीं है, सिलिकॉन अलबत्ता पुअर कंडक्टर है, बाकी तीनों नीचे के गुड कंडक्टर है। सॉरी, टिन और लेड ये गुड कंडक्टर है। इसी तरह से अब आज बात करेंगे ग्रुप 5 की। ग्रुप 5 में नाइट्रोजन कंडक्टर नहीं है, फास्फोरस कंडक्टर नहीं है, आर्सेनिक कंडक्टर नहीं है, अलबत्ता आखिर के जो है ये गुड कंडक्टर। फिर इसी तरह से अगर बात करेंगे ग्रुप 6 की तो ऑक्सीजन नॉन कंडक्टर, सल्फर नॉन कंडक्टर। और आप ये ओवरऑल गौर करें तो कंडक्टिविटी ग्रुप 1 से ग्रुप 8 की तरफ हल्के हल्के कम होती जा रही है और टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। तो ये सब नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और अगर हम ग्रुप 8 की बात करें तो वो गलत लिखा हुआ 7, ये 8 है। ग्रुप 8 की बात हो रही है तो ग्रुप 8 के एलिमेंट सारे के सारे ही नॉन कंडक्टर है। ये एक रीजन इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधा सीधा जवाब है भाई कि इनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है और इनमें मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। जितनी वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और उतना ही फ्रीली मूव करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा वही उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं, इनके क्रिस्टल लैटिस के बीच में ये घूम रहे होते हैं। एक और रीजन पूछा जा सकता है कि व्हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन द ग्रुप। टॉप से बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है? तो क्या जवाब है? एटॉमिक साइज। वही बात, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। मेटालिक बॉन्ड जितनी वीक होती जाएगी, टॉप से बॉटम की तरफ वीक होती है मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी वीक होती जाएगी उतना ही वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो इस तरह हमने ये पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हुए ग्रुप ट्रेंड पर डिस्कस किया। 2 पीरियड में ये टॉपिक खत्म हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड।
सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम आपको इसका लेक्चर नंबर 4 स्टडी करवाएंगे और इसमें हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस। स्टूडेंट, बोर्ड के पेपर में सेक्शन सी इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री और इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ए पार्ट और बी पार्ट होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें भी ए पार्ट और बी पार्ट होते हैं। इनमें से किसी भी एक सेक्शन के बी पार्ट में 8 रिएक्शंस आते हैं जिन्हें कंप्लीट करना होता है। ये रिएक्शंस चैप्टर नंबर 1 और 2 से इंक्लूड होते हैं। लिहाजा अगर सेक्शन सी का एक सवाल का ये एक पार्ट करना है तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है और एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन को हम समझेंगे। तो इनमें से 2-3 रिएक्शन इम्तिहान के कवर हो सकते हैं। तो क्या है आज का लेक्चर? रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले तो आप सुनिएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1A जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम शामिल हैं और ग्रुप 2A जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। तो अल्कली मेटल का वाटर से रिएक्शन यानी ग्रुप 1A का वाटर से क्या रिएक्शन होता है ये स्टडी करते हैं। सुनिए, अल्कली मेटल को मैं M से जाहिर कर रहा हूं। अगर हम इसको वाटर में डाल दें अल्कली मेटल को तो एक चीज बनती है MOH। MOH से मुराद है मेटल, ग्रुप 1 का मेटल वाटर के साथ मिलकर और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लिथियम की हम बात कर रहे हैं और लिथियम को वाटर में डालें तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम अगर वाटर में डाला जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पोटाशियम को वाटर में डालें तो इसी तरह से KOH बनेगा, रुबिडियम से RbOH बनेगा और सीजियम से CSOH बनेगा। ये तमाम के तमाम अल्कलीज हैं, बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं और इनकी बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम मुसलसल इंक्रीज होता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि LiOH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है NaOH और NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है KOH। ये डाउन द ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं और डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है और इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, ग्रुप 1 के एलिमेंट का वाटर से रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज होती है ये इस लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस को जला देती है। इस तरह से अगर हम ग्रुप 1 के किसी एलिमेंट को वाटर में डालें तो आग लगने का खतरा होगा, ये हाइड्रोजन गैस जल जाएगी। स्टूडेंट, आइए जरा हम बताते हैं कि लिथियम को अगर वाटर में डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और ये गैस के आपको इंडिकेशंस भी नजर आ रही हैं। इसी तरह से पोटाशियम की बात करते हैं। पोटाशियम को वाटर में डालें तो देखिए रिएक्टिविटी बढ़ रही है, गैस भी रिलीज हो रही है और फायर भी हो रहा है। हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रुबिडियम की बात करते हैं। देखिए रुबिडियम का तो रिएक्शन और भी खतरनाक है। रुबिडियम को अगर हम वाटर में डालेंगे तो बेशक RbOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है मगर लॉट ऑफ हीट की वजह से ये फायर आपको नजर आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल का वाटर से बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। अब ग्रुप 2 की बात करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल का वाटर से रिएक्शन। रिमेंबर, ग्रुप 1 तो वाटर से हाईली रिएक्टिव होते हैं मगर ग्रुप 2 के एलिमेंट वाटर से लेस रिएक्टिव होते हैं। स्पेसिफिकली जब ये ग्रुप 2 के एलिमेंट वाटर से मिलते हैं तो बिल्कुल उसी ट्रेंड में ग्रुप 1 के ट्रेंड में ये MOH बनाते हैं यानी कि मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी रिलीज होती है। मगर ये जो 2 एलिमेंट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ग्रुप 2 के जो ये 2 एलिमेंट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते और इसकी वजह ये होती है कि बेरिलियम का जो ये मेटल है इसके चारों तरफ एक ऑक्साइड की फिल्म होती है और ये ऑक्साइड की फिल्म बाहर से आने वाले वाटर के साथ कांटेक्ट ही नहीं करती और इस तरह अंदर बेरिलियम महफूज रहता है और वाटर से रिएक्शन नहीं करता। सेम यही सूरत हाल मैग्नीशियम के लिए भी होती है। तो ग्रुप 2 के जो पहले 2 एलिमेंट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनके पास एक ऑक्साइड फिल्म होती है जो वाटर के रिएक्शन से प्रोटेक्ट करती है। हाँ, अलबत्ता अगर हम बाकी ग्रुप की बात करें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें, इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट की बात करें तो वो वाटर से रिएक्शन करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए जनरल फार्मूला है MOH टेकन ट्वाइस, तो M से मुराद कैल्शियम है, M से मुराद स्ट्रोंशियम और बेरियम है, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सीधी बात यह है कि अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी +2 होगी, और अगर +2 होगी तो जैसे कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और OH की -2, तो ये देखिए बैलेंस हो रहा है। यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ हमें OH के साथ टेकन ट्वाइस लगाना होता है। और अगर इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट होता, मिसाल के तौर पे सोडियम की बात कर रहे हैं, और अगर हम सोडियम का रिएक्शन वाटर से कराएं तो बनेगा NaOH, और NaOH बनने की वजह क्या है कि सोडियम पे +1 चार्ज और OH पर -1 चार्ज। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। देखें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रेडियली रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन का मतलब एयर होता है, हालांकि एयर में तो नाइट्रोजन गैस भी होती है, मगर नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं होती। जब भी कभी कोई आपसे पूछे रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो इसका मतलब भी है ऑक्सीजन से रिएक्शन, और अगर कोई पूछे रिएक्शन विद एयर तो इसका मतलब भी है ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्योंकि एयर में जो दूसरी गैसें हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जरा सुनिएगा, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, और जब इन्हें नाइफ से कट कर रहा हूं तो अंदर देखिएगा व्हाइट कलर है और फौरन ही ग्रे हो रहा है। ग्रे होने का मतलब ये है कि जब एयर इनसे रिएक्शन करती है तो ये एक ऑक्साइड की फिल्म बना रहे होते हैं, और ये ग्रे कलर से इसको हम जाहिर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस तरह जो कंपाउंड बनता है उसे ऑक्साइड कहा जाता है। वैसे ऑक्साइड्स की 4 काइंड्स होती हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। दूसरे कहलाते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और तीसरे कहलाते हैं सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होता है। और चौथे एक और भी होते हैं जिन्हें कहते हैं सब ऑक्साइड्स। सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3/4 होता है। उसमें से ये 4th वाला तो हमें नहीं पढ़ना, सब ऑक्साइड्स तो हमें स्टडी नहीं करना। अलबत्ता हमें इन 3 की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं जिनमें ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पर ऑक्साइड क्या होते हैं जिनमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और सुपर ऑक्साइड में -12 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट सुनिए, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह ये बनाता है Li2O। आइए जरा इस Li2O को मैं चेक करवाता हूं। Li2O, सुनिए लिथियम ग्रुप 1 का है तो पता है इस पे कितना चार्ज होगा? इस पे होगा +1 चार्ज, और 2 है तो कितना होगा? +2 चार्ज। एक लिथियम पे +1 चार्ज तो 2 पे +2 चार्ज, तो फिर अल्टीमेटली इसमें से ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? -2। तो देखिएगा Li2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है, लिहाजा हम Li2O को कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह से सोडियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो बनाता है ये Na2O, और अगर आप यहाँ पे आप गौर करें तो सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, और 2 सोडियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ कितना आ रहा है चार्ज? फिर -1। तो Na2O2 में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ रहा है, लिहाजा सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पर ऑक्साइड बना रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से पोटाशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाए तो ये बन रहा है KO2। तो देखिए भाई पोटाशियम पे कितना चार्ज होगा? यकीनन +1 होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट। तो फिर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -1, क्योंकि इलेक्ट्रिकली मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है। अगर ऑक्सीजन का चार्ज -1 है, 2 ऑक्सीजन का -1 है, तो एक का कितना होगा? -1/2। इसका मतलब KO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह से Rb और CS ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो जरा सुनिए, ग्रुप 1A में मौजूद पहला एलिमेंट तो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा एलिमेंट बनाता है पर ऑक्साइड, और रिमेनिंग 3 मिलके बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 का जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सुनिए, बेरिलियम कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2 का। तो इस पे चार्ज कितना होगा? +2। तो फिर अगर इस पे +2 चार्ज है तो O पे कितना चार्ज होगा? O पर कितना चार्ज होगा? -2। BeO कौन है? नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों है नॉर्मल ऑक्साइड? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन -2। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बनाता है MgO।
MgO का मतलब क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड। सुनिए, Mg पर +2 चार्ज है तो फिर O पर कितना होगा? -2 चार्ज। इसका मतलब ये कौन है? नॉर्मल ऑक्साइड। और इसी तरह से कैल्शियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि लास्ट जो 2 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, ये बनाते हैं पर ऑक्साइड। तो आपको ये याद करना होगा और इवन ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। मसलन मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं कि देखिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, जबकि आखिरी के 3 बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये रट लीजिएगा, फर्स्ट क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। सेकंड क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। और लास्ट 3 क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। इसी तरह से ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम बनाते हैं पर ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखिए, इस किस्म का एक MCQ बन सकता है और आपको 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, Li2O, Na2O2, CaO, KO, और पूछा जा रहा है कि इनमें से सुपर ऑक्साइड कौन सा है। देखिए, पहले वाले में ऑक्सीजन आ रहा है -2, क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड है। देखिए, दूसरे वाले में ऑक्सीजन आ रहा है -1, तो ये तो पर ऑक्साइड है। तीसरे वाले में ऑक्सीजन आ रहा है -2, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। चौथे वाले में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है -1/2, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट। अब हम कहेंगे रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। जानते हैं हैलोजन कौन होते हैं? ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैलोजन कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हैलोजन होते हैं और इनकी वैलेंसी यूजुअली -1 होती है। और स्पेसिफिकली जब ये ग्रुप 1 या 2 के एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ये -1 वैलेंसी शो करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ग्रुप 7 के एलिमेंट की वैलेंसी -1 होती है मोस्ट कॉमन, और स्पेसिफिकली जब वो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट से रिएक्शन कर रहे हो तो इनकी वैलेंसी -1 ही की तरह से एक्ट करेगी। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं MX टाइप फार्मूला। ऐसा क्यों? क्योंकि M की वैलेंसी होती है +1, ग्रुप 1 के एलिमेंट की वैलेंसी होती है +1। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से करवा दीजिए तो हम बनाएंगे NaCl। हम NaCl2 नहीं बना सकते क्योंकि इसमें सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की -1, तो फार्मूला बनेगा MX। MX का मतलब है ग्रुप 1 का एलिमेंट ग्रुप 7 के एलिमेंट से एक एक वैलेंसी के साथ फार्मूला बनाएगा, MX फार्मूला बनाएगा। तो ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट हो, जब वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो MX टाइप फार्मूला बनेगा और उसके बाद फिर बैलेंस भी करना होता है। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, यहाँ पे 1 Cl है और यहाँ 2 Cl है, तो हमें इसमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 2 लगाया तो सोडियम 2 हो गया, तो फिर हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। यानी बोर्ड के इम्तिहान के अंदर आपको ना सिर्फ ये कि इक्वेशन लिखनी है बल्कि उसको बैलेंस भी करना होगा। तो इन बातों को जरा अच्छी तरह से पिक कर लें जो मैं भी आपको बता रहा। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। देखिए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जब मतलब कौन कौन है भाई ग्रुप 2 के एलिमेंट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं MX2 टाइप फार्मूला। मसलन मैं कहता हूं कि कैल्शियम है और कैल्शियम का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? CaCl2। ऐसा क्यों? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे यानी कि हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, और अगर 2 क्लोरीन है तो उन पे -2 हो जाएगा। लिहाजा ऑल टुगेदर अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला क्या बन रहा है? MX2। तो ख्याल रखिएगा, ग्रुप 1 के एलिमेंट जब हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो MX टाइप फार्मूला बनाएंगे। ग्रुप 2 के एलिमेंट जब हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो MX2 टाइप फार्मूला बनाएंगे। नॉट ओनली के फार्मूला, उसके बाद हमें इक्वेशंस को बैलेंस भी करना होता है। अगला हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। रिमेंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली हम +1 लेते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ग्रुप 1A के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो MX टाइप फार्मूला बन रहा है। मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरे पास है सोडियम और मैं सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाता हूं तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो होगा NaH। अब अगर आप इस NaH पर गौर करें तो सोडियम के ऊपर तो होता है +1 चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलाइज करने के लिए हाइड्रोजन पे होगा -1 चार्ज।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं हाइड्रोजन +1 फॉर्म में भी होता है और -1 फॉर्म में भी होता है। हाइड्रोजन उस वक्त -1 फॉर्म की तरह से एक्ट करेगा जब वो ग्रुप 1A या 2A के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा होता है। अब हम ग्रुप 2 की बात करेंगे। ग्रुप 2 के एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये बनाते हैं MH2 टाइप फार्मूला, और ग्रुप 1 से मिलते हैं तो बनाते हैं MH टाइप फार्मूला। मसलन कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन हो तो बनेगा CaH2, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो तो बनेगा MgH2 वगैरह। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ। सुनिए, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन ग्रुप 1A के एलिमेंट का ये फार्मूला बन रहा है। M से मुराद है ग्रुप 1 के एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और N2 नाइट्रोजन है। आपकी इतला के लिए नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5A से बिलोंग करता है। अगर ये ग्रुप 5A से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसियां -3 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है। यूजुअली ये -3 होती है। और स्पेसिफिकली जब भी नाइट्रोजन ग्रुप 1 या 2 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो रिमेंबर इसकी वैलेंसी -3 होगी। या -3 वैलेंसी में अपने आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करते हैं। अगर मैं सोडियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवा दूं तो बनेगा NaN। प्रॉब्लम ये है कि सोडियम की वैलेंसी तो +1 होती है, स्टूडेंट +1 होती है सोडियम की वैलेंसी, और नाइट्रोजन की वैलेंसी तो -3 होती है। ये देखें, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें सोडियम के साथ यहाँ 3 लगाना होगा। तो देखिए 3 जब लगाएंगे ना, 3 प्लस तो +3, तो इस तरह सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ +3 हो जाएगी। तो इसका जो फार्मूला यहाँ हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट, वो क्या होगा, Na3N। वही मैंने लिखा हुआ M3N। तो M3N से यहाँ हमारी क्या मुराद है इस M3N से, कि अगर सोडियम है तो 3 उसके साथ लगेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो। मिसाल के तौर पे सेम यही बात अगर हम पोटाशियम के साथ कर रहे हो और पोटाशियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवा रहे हो तो Kn बनाना है। Kn नहीं बनाना है, कोई KNN थोड़ी बनाना है, बल्कि नाइट्रोजन के साथ करना है तो K के साथ 3 लगेगा। क्यों? क्योंकि पोटाशियम +1 फॉर्म में है तो 3 पोटाशियम के लिए +3 लगाना पड़ता। आई होप कि कॉन्सेप्ट तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात कर लें। ग्रुप 2 के एलिमेंट की वैलेंसी +2 होती है। जब उनके साथ नाइट्रोजन मिलेगा तो ये फार्मूला बनेगा M3N2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखिए ये कैल्शियम का रिएक्शन करवा रहा हूं मैं नाइट्रोजन के साथ, तो मैंने लिख दिया CaN। अब CaN को मुझे सेट करना है। मेरे पास नॉलेज ये है कि कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, लिख दिया भाई। मेरे पास नॉलेज ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर होता है -3 चार्ज, लिख दिया हमने। अब दोनों के चार्ज इक्वलाइज करने हैं। अगर हमें दोनों के चार्ज इक्वलाइज करने हैं तो मैं कैल्शियम के साथ 3 लगा देता हूं, तो 3 2 6, कैल्शियम पे चार्ज आ गया 6। नाइट्रोजन के साथ मैं 2 लगा देता हूं तो 2 3 6, यहां भी चार्ज इक्वल हो गया। तो फार्मूला बनेगा C3N, और वही मैंने यहां लिखा हुआ भी है स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है? M3N। ये ग्रुप 2 का फार्मूला बनेगा। तो किसी भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए इसी तरह से काम किया जा रहा हो तो हम रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते। सुनिए स्टूडेंट, सैंपल के तौर पे बताता हूं ताकि आप इसको इंटरेस्ट लें और समझने की कोशिश करें। इस तरह का सवाल आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। मसलन सोडियम इज पुट इनटू वाटर। एक एक करके मैं ये सॉल्व करवाता हूं, आप मेरे साथ दीजिएगा। सोडियम इस पहला मैंने लिख दिया, सोडियम इज पुट इनटू वाटर। तो इस अंग्रेजी को पढ़कर मैंने लिखा सोडियम प्लस लिखा वाटर और एरो बना दी। अभी समझाया था कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमने रिएक्शन तो लिख दिया, लेकिन लिखा हुआ है कंप्लीट एंड बैलेंस, और साथ ही साथ हमें इसका बैलेंस भी तो करना। अब बैलेंस बड़ा आसान है, हम लेफ्ट राइट नंबर गिनकर बैलेंस कर सकते। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और एक यहाँ पे 3 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो इस तरह टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4। और अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है और 2 है, 4 हो गए। और सुनिए स्टूडेंट, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, और सोडियम यहाँ 2 हो रहे हैं तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। तो क्या क्या करना होगा? इस तरह का कोई सवाल इम्तिहान में आया, हमने बताया कि इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन सी के अंदर एक सवाल में रिएक्शंस आते हैं, वो भी 8 रिएक्शंस आते हैं जो कि चैप्टर 1 और 2 से मिक्स होकर आते हैं। और इस टॉपिक में जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से रिएक्शन इम्तिहान में आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, एक और रिएक्शन की तरफ आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन इज हीटेड। लैंग्वेज बता रही है कि कैल्शियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना है। क्या बनेगा? CaN। अब आगे फंस गए कि हमें इसको चार्ज सेट करने, तो बड़े मसले हैं। इक्वेशन लिखने में पहली बात तो आपको फार्मूला सेट करना है कि
कि Ca के साथ कितने नंबर लगेंगे, नाइट्रोजन के साथ कितने नंबर लगेंगे, उसके बाद फिर बैलेंसिंग करनी है। अब हम पहले इनके एटम सेट कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं और आप तो पढ़ भी चुके हैं कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -। इनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 लगाना होगा। 3 लगाएंगे तो चार्ज 6 हो जाएगा। यहाँ 2 लगाना होगा, 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस ऊपर वाले हिस्से को मिटा देते हैं, तो फार्मूला ये बन, जब फार्मूला बन गया तो अगला मरला है बैलेंसिंग का। क्योंकि छोटी इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के 3 कंपोनेंट हैं, आप इसको लेफ्ट राइट नंबर गिनकर बैलेंस कर सकते। सुनिए, यहाँ 3 कैल्शियम है तो बड़े इत्मीनान के साथ आप यहाँ 3 लगा सकते हैं, और यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो ऑलरेडी पहले से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला एक और सवाल है कि अ पीस ऑफ कैल्शियम इज पुट इन वाटर। कैल्शियम का एक पीस वाटर में डाला गया तो हमने लिख दिया कैल्शियम, फिर हमने लिख दिया H2O वाटर एरो। अब क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन आप जानते हैं कि कैल्शियम ग्रुप 2 का है, यानी इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो हमें OH के साथ यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये भी लिख दिया हमने, हाइड्रोजन गैस निकल के। इसको बैलेंस कर 1 2 3 4 कंपोनेंट है इस इक्वेशन की, आप लेफ्ट राइट नंबरिंग करके बैलेंस कर सकते। वो कैसे, देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। फौरन पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहाँ 2 लगा देंगे। देखिए 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए बैलेंसिंग आ गई।